हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं। देखिए, जब भी लंबाई, भार, ये हमारे सारे फिजिकल डिफरेंसेस में आ जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक अंतर। सेकंड क्वेश्चन, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है या है। माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या समाज। तो इसका ऑप्शन आएगा, बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो माता पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने माता पिता के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है, तो उसका जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो उन्हीं पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 403, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है। जिज्ञासु को प्रेरित करने में सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा या कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी, प्रशंसा द्वारा। क्यूरियस तो वो पहले से ही है, अगर उसको हम मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको प्रेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन सा है। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव को हम व्यक्तिपरक क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, ये भी ठीक है। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। हाँ जी, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नंबर 405, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल या दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंतर्वैयक्तिक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 406, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वाले को दंडित करता है, उदासीन है, या जो यह सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बातचीत करना गलत नहीं है, जबकि उससे बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो हमें उसे एज अ रिसोर्स यानी एज अ संसाधन प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 407, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक है दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। प्रयोजन यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, जिसे किलपैट्रिक ने दिया है 1918 में। ये जॉन डीवी के शिष्य थे। यह विधि थॉर्नडाइक के 3 नियमों पर आधारित है, जो कि नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। और प्रयोजन के यानी प्रोजेक्ट मेथड की जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। पहला है सृजनात्मक, जिसे उत्पादनात्मक यानी प्रोडक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा कलात्मक यानी उपभोगात्मक। तीसरा समस्यात्मक। चौथा अभ्यास या फिर ड्रिल प्रोजेक्ट्स। और अगर इसमें हम स्टेप्स की बात करें तो वो टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा योजना का चयन करना, तीसरे में जबकि प्लानिंग आ जाएगा, चौथे में एग्जीक्यूट आ जाएगा, फिफ्थ में इवैल्यूएशन और लास्ट यानी 6 रिकॉर्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 408, कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए। शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मित्रतापूर्ण। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, मित्रतापूर्ण। एक फ्रेंडलीनेस, समथिंग काइंड ऑफ होना चाहिए वहाँ कक्षा के वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 409, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या स्तर 2। तो इसका आंसर आएगा स्तर 1।
तो आइए फ्रेंड्स, लॉरेंट कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने 3 स्तर दिए थे और 6 चरण दिए थे, जिसमें 3 स्तर हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसके अंदर जो चरण आते हैं 6 यानी स्टेप्स आते हैं। तो पहला जो प्री कन्वेंशनल है वो 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए होता है, जो शैशवावस्था का मेन माना जाता है, जिसमें 2 पॉइंट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, और जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट और ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। सेकंड जो है कन्वेंशनल, वो बाल्यावस्था की स्टेज में आता है, जो 8 से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए है, जिसमें 2 पॉइंट है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। जो तीसरा है वो पोस्ट कन्वेंशनल है, जो नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, जिसमें 2 पॉइंट आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशंस, और दूसरा होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जबकि हमारे क्वेश्चन में है कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को, तो वो 0 बिल्कुल होता है प्री कन्वेंशनल के फर्स्ट पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज में, तो यानी कि स्तर 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप? तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक अनुभव। तो फ्रेंड्स, जो पियाजे थे, जीन पियाजे, उन्होंने काफ़ी सारी टर्म्स दी हैं एडॉप्टेशन, जिसके अंदर हमारी 2 टर्म्स आती हैं, असिमिलेशन और एकोमोडेशन। उसके बाद इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन, स्कीमा, स्कीम्स, डीसेंटरिंग, ये सब उन्होंने दिया है। और इन्होंने मेनली 4 स्टेजेस भी बताई है। पहली सेंसर मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल तक के बच्चे के लिए के अंदर होती है, जिसमें एक्सप्लोरेशन करता है वो अपने सेंसेस के थ्रू। ऑब्जेक्ट परमीनियंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व, उसमें एक गुण आ जाता है। ऑरल स्टेज होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। इसकी 6 उप अवस्थाएँ भी होती हैं, यानी कि सब स्टेजेस जो होती हैं। पहली है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जो 0 से 30 दिन के लिए होती है। दूसरी है स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 1 महीने से 4 महीने तक होती है। तीसरी है स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 4 से 8 महीने के लिए होती है। चौथी है स्टेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, जो 8 से 12 महीने के लिए होती है। पांचवी है स्टेजेस ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 12 से 18 महीने के बच्चे में होती है। छठी है स्टेजेस ऑफ इन्वेंशंस ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशंस, जो 18 से लेकर 24 महीने तक के बच्चों में होती है। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल, जो 2 साल से 7 साल के बच्चे में होती है, जिसमें 2 पीरियड्स प्री कंसेप्चुअल पीरियड आ जाता है, एक इंट्यूटिव पीरियड आ जाता है। प्री कंसेप्चुअल जो है वो 2 से 4 साल तक के बच्चे में होती है, जिसमें एनिमिज्म, इमिटेशन करना, ईगोसेंट्रिज्म, ये गुण होते हैं। और जो अगली है इंट्यूटिव पीरियड, वो 4 साल से 7 साल के बच्चे में होती है, जिसमें सेंट्रेशन करना या वोकेबलरी जनरेट करना, क्वेश्चनिंग करना, ये सब सीख जाता है। जो थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो 7 साल के से लेकर 12 साल तक के बच्चे में होती है, जिसमें रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावली का गुण आ जाता है। कंजर्वेशन सीख जाता है, रिलेशंस बनाने सीख जाता है, क्लासिफिकेशन सीख जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, और इसे हम एक ट्रबलसम स्टेज भी बोलते हैं, यानी कि उत्पाती अवस्था। इसे एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी बोला जाता है, यानी प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था। टोली अवस्था भी यानी गैंग स्टेज भी यही है। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था भी यही है, और इसमें वो क्रमबद्धता भी सीख जाता है और बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है। लास्ट स्टेज है स्टेजेस ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जो 12 साल से लेकर अडल्टहुड तक होती है, जिसमें वो हाइपोथेटिकली रीजनेट कर सकता है, चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये एक अमूर्त अवस्था होती है, जिसमें कल्पना करना, चिंतन करना यानी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है। वो प्रयास एवं भूल यानी ट्रायल एंड जो एरर वाला कॉन्सेप्ट था वो भी डेवलप कर लेता है अपने में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। इसे तूफान काल की अवस्था बोलते हैं। उसे हम उत्पाती अवस्था यानी ट्रबलसम स्टेज बोलते थे, और फॉर्मल ऑपरेशन तूफान काल की अवस्था मानी जाती है। इसमें एक अहम की भावना का जन्म हो जाता है। जो हमारे जो संवेग होते हैं वो चरम सीमा पर हो जाते हैं। चिंतन जो करते हैं उसमें भी पूर्ण क्रमबद्धता हो जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा इसमें करने लग जाता है। तो पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस को मेन माना है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, यानी बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो ये चीज़ें मेन है। जबकि इन्होंने
सामाजिक अनुभव के बारे में कोई बात नहीं की है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 411 डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट या फिर डाल्टन? तो इसका आंसर आएगा मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने ही डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया है। 412 विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया? तो इसका आंसर आएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है लिखने से, पढ़ने से डिसलेक्सिया होता है, मैथ्स में डिसकैल्कुलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 413 वाइगॉत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता कौन सी है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों के एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण या ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना? तो इसका आंसर आएगा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। पियाजे के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा है, अब बात करते हैं वाइगॉत्स्की की। तो वाइगॉत्स्की जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही दी है। वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जो सोशियो कल्चरल थ्योरी पर मेनली बात किया है, जिसमें उन्होंने सोशल फैक्टर्स और लैंग्वेज को मेनली कंसीडर किया है। इन्होंने एक ZPD टर्म यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी दिया है, जिसके 2 लेवल बताए हैं। लेवल 1 होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और दूसरा होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और एक ऐसा ZPD एक ऐसा गैप होता है जिसमें बच्चा खुद से क्या कर सकता है और किसी असिस्टेंस यानी किसी हेल्प से क्या कर सकता है। तो ये ZPD एक टर्म है। अगली टर्म दी है इन्होंने स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक टाइप से गाइडेंस होता है, टेम्परेरी सपोर्ट। वो सपोर्ट जो बच्चे को दिया जाता है जब वो कुछ लर्निंग प्रोसेस कर रहा होता है, और जो पर्सन उस सपोर्ट को प्रोवाइड करता है वो होता है MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। वाइगॉत्स्की ने बच्चों की भाषा एवं चिंतन दोनों को ही महत्वपूर्ण बतलाया है, और इनका मत है कि बच्चे जो है भाषा का प्रयोग न केवल सोशल कम्युनिकेशन में बल्कि सेल्फ रेगुलेशन में भी करते हैं, जिसे हम इनर स्पीच या फिर प्राइवेट स्पीच कहते हैं। 3 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कहा जाता है कि बच्चे अपने आप ईगोसेंट्रिक स्पीच में, मतलब उसको आंतरिक संभाषण यानी इनर स्पीच के रूप में इंटरनलाइज कर रहे हैं। अब पियाजे और वाइगॉत्स्की की बात करें तो पियाजे ने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट दिया है, जबकि वाइगॉत्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दिया है। पियाजे का जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज था वो था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जबकि वाइगॉत्स्की ने किसी चीज़ पर इतना एम्फेसाइज किया ही नहीं है। पियाजे में लैंग्वेज जो है वो एक मिनिमम रोल निभाता है, जबकि वाइगॉत्स्की में लैंग्वेज जो है एक पावरफुल रोल प्ले करता है। पियाजे ने कहा है कि एजुकेशन जो है मेयरली रिफाइंस द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्किल, जबकि वाइगॉत्स्की ने कहा है एजुकेशन प्लेज अ सेंट्रल रोल। तो ये पियाजे और वाइगॉत्स्की के बारे में बातें थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 414 शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करा देना चाहिए। तो इसमें देखिए, जब तक बच्चे को हम सीखने के अनुभव या अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघु उत्तरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य या निबंधात्मक? तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। सत्य असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, बाकी सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में, प्रश्नों के प्रकार में, विश्वसनीयता में या वैधता में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा वैधता, और ये वैधता और विश्वसनीयता हम टर्म दोनों ही बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदान करते हैं, अतः शिक्षक सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। जी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल बेस्ट है, सीखने के जो है विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुनर्मिलन का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। सेकंड, कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। थर्ड, अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो।
4th यानी डी, सुनील तुमने सही कहा। तो पुनर्बलन का उदाहरण कौन सा है? डी वाला, क्योंकि हम बच्चे को देखिए उसको थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, सुनील तुमने सही कहा। अब वो उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करेगा और मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा जो है पुनर्बलन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? शिक्षण विधि की, छात्रों के ज्ञान की, शिक्षक की या शिक्षण सामग्री की? अधिगम प्रक्रिया यानी जो लर्निंग का हमारा प्रोसेस होता है उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्ले करता है रोल वो होता है शिक्षक, टीचर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।